इवनिंग बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंकरेंट फोर्सेस और इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। तो सबसे पहले समझेंगे कंकरेंट फोर्सेस क्या होता है। देखिए, अगर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी में अगर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, 2, 3, 4 जितने भी हों, लेकिन सबका लाइन ऑफ एक्शन एक हो। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जैसे ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये फोर्स, सारे फोर्स का अगर हम उनको ड्रॉ करें, बैक ड्रॉ करें, उनकी लाइन ऑफ एक्शन को अगर देखें तो एक सिंगल पॉइंट पे वो मीट कर रहे होंगे। अगर वो सिंगल पॉइंट मीट करते हैं, इसकी कंडीशन है इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट, अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पर मीट करती है तो इन फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कहेंगे। तो अगर बॉडी में मान लीजिए यहाँ F1, F2, F3 लगा है और x एक्सेस से ये θ1, θ2, θ3 एंगल बना भी रहे हैं, तो आखिर इनका रिजल्ट क्या आएगा? अगर किसी पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं या नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर, रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट हमारा जो आता है रिजल्टेंट F1 वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ध्यान रहे चीज, लिटरली ऐड नहीं करना है, हमको वेक्टर फॉर्म देना है, क्योंकि फोर्स है तो डायरेक्शन होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि R जो है 2 भागों में विभाजित है, R हमारा 2 भागों में विभाजित है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि x में हो या y में हो, कहीं भी किसी डायरेक्शन में हो सकता है। तो मान लें यहाँ चूंकि x और y दोनों में लगा हुआ है फोर्स, तो Rx की वैल्यू क्या होगी? तो Rx की वैल्यू होगी यानी x डायरेक्शन में लगने वाले जो फोर्स। अब F1 का कंपोनेंट होगा F1 cos थीटा, F1 sin थीटा। F2 का होगा F2 cos थीटा, F2 sin थीटा। क्योंकि भाई मान लीजिए कहीं फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स है तो इसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा है। तो F1 को हम 2 भागों में ब्रेक कर लें। अब x एक्सिस वाले कंपोनेंट को पहले ले लें, तो क्या लेंगे? F1 cos थीटा 1, F2 इसका cos यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और F3 cos थीटा। ये F1 cos थीटा 1 हो गया। F2 का इधर आएगा हॉरिजॉन्टल का, F3 का भी इधर ही आएगा। तो जहां कहीं आएगा उसको ये जो लिखा हुआ है ये प्लस माइनस जो आएगा उसके हिसाब से आपको माइनस प्लस करना है। ये सिर्फ एक फार्मूला बताया गया है कि जहां प्लस हो रहा है, जहां अपोजिट है वहां अपोजिट कर दीजिए, जहां एक साथ ऐड हो रहे हैं वहां ऐड कर दीजिए। अब बात करते हैं y वाले डायरेक्शन में, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि y जो है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो sin θ2 प्लस F3 sin थीटा। Rx की वैल्यू फाइंड करेंगे, Ry की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका रिजल्टेंट कैसे आएगा ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ है वेक्टर वाले चैप्टर में। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको Rx और Ry के बीच में रिजल्टेंट का एंगल पता करना है तो वहां पर हम tan अल्फा भी लगा सकते हैं, तो वो हो जाएगा Ry अपॉन Rx। ये हम लोग लगा सकते हैं आसानी से। तो मेन बात ये है कि कंकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका लाइन, अगर बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं तो उनका लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ आएगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर आएगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ आएगी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका मतलब इन फोर्सेस को हम क्या बोल सकते हैं? कंकरेंट फोर्सेस। और निकालने का तरीका हमने आपको बताया। अगर एंगल में है तो हम एंगल से उसको ब्रेक कर लेंगे, नहीं एंगल में है तो प्लस माइनस जिस डायरेक्शन में होगा, अगर x की तरफ है तो उधर प्लस ले लीजिए, इधर माइनस कर लीजिए। y की तरफ है तो उधर प्लस कर लीजिए, डाउनवर्ड में लग रहा है तो माइनस। और अगर किसी एंगल में है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा हमको, cos और sin। तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। देखिए, कोई भी अगर किसी बॉडी में मान लीजिए 3 फोर्स काम कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले लें, 3 फोर्स काम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होगी जब किन्हीं 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स के रिजल्टेंट के इक्वल और अपोजिट हो। कैसे? देखिए, मान लीजिए एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है जिसको F1 कहते हैं, एक फोर्स इधर काम कर रहा है जिसको F2 कहते हैं, और एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है जिसको F3 कह सकते हैं।
अगर F1 और F2 का रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में कहीं होगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हुआ, F1 और F2 का रिजल्टेंट मान लें ये आया F, तो ये वाला जो फोर्स है वो इसके इक्वल भी हो और अपोजिट हो, क्योंकि अपोजिट होगा तभी चीजें रहेगी। अब ये बॉडी है, इस पर ये फोर्स काम कर रहा है, इसकी जो है हमने रिजल्टेंट ले लिया F, तो F जो होगा वो F3 के क्या होगा, इक्वल होना चाहिए और अपोजिट। अगर इक्वल और अपोजिट है तो इसका मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, मतलब उस बॉडी में अगर बॉडी पहले से ही मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और अगर रेस्ट में तो रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उसकी स्थिति वही रहेगी जो इस स्थिति में है, भले ही बहुत सारे फोर्स क्यों ना काम कर रहे हैं। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखिए F1 F2 का रिजल्टेंट मान लें F है, वो किसके बराबर हो, F3 के बराबर हो, लेकिन अपोजिट में है इसलिए हमको ये लिखना है। ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन अप्लाई कर रही, 3 हो 4 हो 5 हो, नंबर ऑफ फोर्सेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो बॉडी जो है मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने के लिए ये कंडीशन है, जितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एक्स हमने अगर इनको ब्रेक भी कर लिया एक्स और वाई एक्सेस में, तो एक्स वाले जितने कंपोनेंट हो माइनस एक्स वाले जितने कंपोनेंट हो वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, वाई वाले जितने कंपोनेंट हो माइनस वाई वाले जितने कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल हम आपको डिस्कस करेंगे। गुड बाय बच्चों।